हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी एडटेक स्टार्टअप कंपनी के बारे में। ये कंपनी इतनी बड़ी, नामी और अच्छी थी कि एक समय पे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में मोस्ट वैल्यूड एडटेक कंपनी मानी जाती थी। एक ऐसी कंपनी जो कभी भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम का फ्लैगशिप हुआ करता था। इस कंपनी को किस तरीके की फंडिंग्स मिली, इनके लीडरशिप प्लान्स और स्ट्रैटेजीज वर्कआउट क्यों नहीं हुए, और क्या था इस कंपनी के लोन डिफॉल्ट्स, अर्श से लेके फर्श तक का सफर। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे द ग्रेट इंडियन एडटेक स्टार्टअप बायजूस के बारे में। तो बायजूस कौन है? बायजूस एक इंडियन एडटेक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 2011 में बायजूस रविंद्रन और उनकी धर्मपत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने की थी। अक्टूबर 2024 तक विभिन्न मीडिया आउटलेट्स की माने तो बायजूस का वैल्यूएशन 2022 में अपने सबसे प्राइम यानी कि $22 बिलियन पे थी, जो आज की तारीख में गिर के इसकी वैल्यूएशन शून्य पर आ गया है, या तो 3 बिलियन आप कह सकते हैं। अप्रैल 2014 में कंपनी ने यह दावा किया कि उनके पास 150 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के माने तो एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में बायजूस ने लगभग 500 एम्प्लॉइज को नौकरी से फायर कर दिया, मुख्य रूप से अपने सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने जुलाई 2024 में एडटेक कंपनी बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा किए गए 158 करोड़ से भी अधिक राशि का भुगतान न करने पर दायर याचिका में दिवालिया समाधान प्रक्रिया में शामिल कर लिया। बाद में दोनों पक्षों के समझौते पर सहमत होने के बाद एनसीएलटी चेन्नई ने आदेश को रद्द कर दिया। अब बात करते हैं कि बायजूस की हिस्ट्री के बारे में। बायजूस ऐप को थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था, एक कंपनी जिसकी स्थापना 2011 में बायजूस रविंद्रन, दिव्या गोकुलनाथ और उनके कुछ छात्र साथ में मिलकर स्टार्ट किए। पेशे से इंजीनियर बायजूस 2006 से छात्रों को गणित की कोचिंग दिया करते थे। शुरुआती दिनों के दौरान कंपनी ने K-12 सेगमेंट यानी कि 12th स्टैंडर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन वीडियो आधारित शिक्षण, जिसको लाइव वर्चुअल क्लासरूम्स या सेल्फ पेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है, प्रोग्राम्स पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया। 2012 में कंपनी ने डेलॉयट टेक्नोलॉजीज फर्स्ट 50 इंडिया और डेलॉयट टेक्नोलॉजी फर्स्ट 500 एशिया पैसिफिक रेटिंग में प्रवेश किया और तब से वहां मौजूद है। अगस्त 2015 में फर्म ने बायजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च किया। उन्होंने बच्चों के लिए बायजूस मैथ ऐप एंड बायजूस पेरेंट कनेक्ट ऐप भी लॉन्च किया। 2018 तक इसके 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, जिनमें से 9 लाख सिर्फ पेड सब्सक्राइबर। उसी वर्ष बायजू भारत में पहला एडटेक यूनिकॉर्न बना। 2022 में कंपनी IAMAI ने इंडिया एडटेक कंसोर्टियम के संस्थापक सदस्यों में से एक बनने के लिए साइन अप किया, जिसके बाद बायजूस सिंपली लर्न, अनअकैडमी, अपग्रेड, प्रिंटेरा एंड प्राइम और वेदांतु जैसी कंपनियों में शामिल हो गई। मार्च 2022 में इसने दोहा में एक नई एडटेक कंपनी और एक रिसर्च विकास केंद्र स्थापित करने के लिए कतर निवेश प्राधिकरणों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अगस्त 2022 में ब्लूमबर्ग न्यूज ने बताया कि भारत की कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बायजूस को एक पत्र भेज के मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने ऑडिट किए हुए वित्तीय विवरणों को दाखिल न करने के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा। बायजूस ने तर्क दिया कि 17 महीनों की देरी चुनौती के कारण हुई थी। उस वर्ष के दौरान अपने सब्सक्राइबर्स के खातों को समेकित करना देरी के बावजूद डेलॉयट ने कंपनी को एक साफ ऑडिट दिया। नवंबर 2022 में बायजूस के कई एम्प्लॉइज कंपनी के अनुचित व्यवहार के खिलाफ बोलने के लिए सामने आए। कथित तौर पे बायजूस ने 5000 से अधिक एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। अप्रैल 2023 में प्रवर्तन निर्देशालय ने घोषणा की कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत बायजूस के कार्यालयों में तलाशी ली थी
और आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स जब्त भी किए थे। बायजूस की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या सर्विस पोर्टफोलियो क्या थी? बायजूस एक शिक्षा ट्यूशन ऐप है जो प्रीमियम मॉडल पर चलता है, जिसमें पंजीकरण के बाद पहले 15 दिन तक सीमित सामग्री तक मुफ्त पहुंच होती है। इसे अगस्त 2015 में लॉन्च किया गया था, जो कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए शैक्षिक सामग्री प्रदान करता था। 2019 में कक्षा 1 से 3 के लिए प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ। ये छात्रों को भारत में आईआईटी, जेईई, एनईईटी, कैट, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयार करता था और उन्हें मटेरियल भी प्रोवाइड करता था। शैक्षणिक विषयों और अवधारणाओं को 12 से 22 मिनट के डिजिटल एनिमेशन वीडियो के साथ समझाया जाता था। अक्टूबर 2018 में ऐप का विस्तार यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य अंग्रेजी भाषी देशों में हुआ। 2019 में कंपनी ने घोषणा की कि क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में अपना ऐप भी लॉन्च करेगी। इसने अन्य देशों में अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों के लिए ऐप का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च करने का भी योजना बनाई थी और किंडरगार्टन के छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बायजूस ने अपने ऑनलाइन लर्निंग ऐप में नए कार्यक्रम लॉन्च किए। अप्रैल 2021 में कंपनी ने व्हाइट हैट जूनियर के संस्थापक करण बजाज के नेतृत्व में बायजूस फ्यूचर स्कूल के लॉन्च की भी घोषणा की। द फ्यूचर स्कूल का लक्ष्य कोडिंग और कहानी के माध्यम से गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संगीत और ललित कला जैसे अन्य विषयों के साथ मिश्रित एक इंटरएक्टिव शिक्षण मंच के साथ निष्क्रिय से सक्रिय शिक्षण की ओर जाना था। बायजूस मई में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया में फ्यूचर स्कूल लॉन्च करेगा। व्हाइट हैट जूनियर के टेक ओवर के 1 साल के अंदर अंदर करण बजाज ने व्हाइट हैट जूनियर, जो कंपनी उन्होंने खुद फाउंड की थी, उसे छोड़ दिया। कंपनी भारत के 200 शहरों में 500 ट्यूशन सेंटर लॉन्च करके शिक्षण और सीखने के एक हाइब्रिड मॉडल को अपनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। फरवरी 2022 तक 80 केंद्र पहले से ही लॉन्च किए जा चुके थे। अब आइए बात करते हैं कंपनीज जिन्हें बायजूस ने टेक ओवर किया। जनवरी 2019 में बायजूस ने 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक गेम बनाने वाली अमेरिकी कंपनी ऑस्मो का अधिग्रहण किया। जुलाई 2020 में बायजूस ने 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर में भारतीय स्टार्टअप व्हाइट हैट जूनियर का भी अधिग्रहण किया। सितंबर 2020 में बायजूस ने वर्चुअल ऐप सिमुलेशन स्टार्टअप लेबिन ऐप का अधिग्रहण किया। फिर फरवरी 2021 में बायजूस ने मुंबई बेस्ड संदेह निवारण मंच स्कॉलर का अधिग्रहण किया था। अप्रैल 2021 में बायजूस ने अनुमानित $950 मिलियन नकद और स्टॉक सौदे में टेस्ट तैयारी फर्म आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण भी किया था। सौदे के हिस्से के रूप में आकाश के फाउंडर्स और ब्लैकस्टोन ग्रुप को बायजूस में कम वैल्यूएशन या हिस्सेदारी प्राप्त हुई। जुलाई 2021 में बायजूस ने अमेरिकी आधारित किड्स लर्निंग प्लेटफॉर्म एपिक का अधिग्रहण किया। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद और स्टॉक के सौदे में एपिक अधिग्रहण बायजूस के विदेशी बाजार में प्रवेश का हिस्सा था, जहां से बायजूस को हर साल 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक राजस्व की उम्मीद थी। जुलाई 2021 में बायजूस ने 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से सिंगापुर स्थित उच्च शिक्षा मंच ग्रेट लर्निंग और स्कूल के बाद सीखने वाले ऐप टॉपर का अधिग्रहण किया। सितंबर 2021 में बायजूस ने एक अज्ञात कीमत पर ऑनलाइन टेस्ट तैयारी प्लेटफॉर्म ग्रेडएप सहित 2 और स्टार्टअप का अधिग्रहण किया और इससे 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बायजूस एग्जाम प्रेप और अमेरिकी अधिग्रहण कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकरकेव रीब्रांड किया। दिसंबर 2021 में बायजूस ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद और स्टॉक सौदे में जियोजेब्रा का अधिग्रहण किया। बायजूस को 2013 में एरिन कैपिटल से सीड फंडिंग प्राप्त हुई। 2019 तक बायजूस ने निवेशकों से लगभग 785 मिलियन डॉलर की फंडिंग प्राप्त की, जिसमें सिक्योर कैपिटल इंडिया, चेन जुकरबर्ग इनिशिएटिव, टेंसेंट, सोफीना, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, बर्लिन ब्रदर्स, IAFC,
निस्पर्स ब्रदर्स, CPPIEB शामिल थे और जनरल अटलांटिक बाइजू चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव मेटा प्लेटफॉर्म के सह संस्थापक अध्यक्ष और CEO मार्क जुकरबर्ग को प्रिस्सिला चैन द्वारा सहवित घोषित से निवेश प्राप्त करने वाली एशिया की पहली कंपनी बन गई थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ कंपनी की फाइलिंग के अनुसार बायजूस एक यूनिकॉर्न बन गया और मार्च 2018 तक इसका मूल्य 6,505 करोड़ मतलब 1 बिलियन था। जून 2020 में बायजू ने मेरीमेकर के बॉन्ड कैपिटल के निवेश के साथ डेकाकॉन का दावा प्राप्त किया। मार्च 2022 में बायजूस ने 800 मिलियन जुटाए और उसका मूल्यांकन 22 बिलियन तक पहुंच गया था। सितंबर 2020 में बायजू ने ओप्पो को भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। बायजू मोटे तौर पर एक प्रीमियम बिजनेस मॉडल पर काम करता था, जहां अधिकांश सामग्री के लिए सशुल्क सदस्यता की आवश्यकता होती थी। 2017 में बायजूस ने लगभग 260 करोड़ मतलब 40 मिलियन US$ या 33 मिलियन का राजस्व अर्जित किया और 2018 वित्तीय वर्ष में इसे दोगुना कर 520 करोड़ रुपए कमाए। जून 2020 में वैश्विक प्रतियोगिता निवेश फर्म बोल्ड एंड निवेश के साथ बायजूस ने 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन पर डेकाकॉन बन गया। नवंबर 2020 में बायजूस मुथुट ग्रुप की जगह इंडियन सुपर लीग केरला ब्लास्टर्स FC का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया। नवंबर 2020 में बायजूस ने ब्लैक रॉक ओटी रोबो प्राइम्स के नेतृत्व में $12 बिलियन के मूल्यांकन पर एक नई फंडिंग राउंड में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। मार्च 2021 में बायजूस ने सीरीज F फंडिंग राउंड में 460 मिलियन हासिल किए। अप्रैल 2021 में बी कैपिटल, बेरन फंड्स और एक्साइन ने बायजूस में $1 बिलियन का निवेश किया। जून 2021 में बायजूस ने IIFL के प्राइवेट इक्विटी फंड और मैत्री एच स्टॉक के सीरीज F राउंड में $50 मिलियन जुटाए। अक्टूबर 2021 में बायजूस ने ऑक्सफोर्ड वेंचर फंड, एडलवाइस ग्रुप, बेरिशन, एक्शन एक्सपोनेंट होल्डिंग्स और मार्केटेक्स वेंचर्स के सीरीज 1 राउंड के एक हिस्से के रूप में 296 मिलियन जुटाए। मार्च 2022 में कंपनी ने बायजूस रविंद्रन, सुमेरु वेंचर्स, विडवियन पार्टनर्स और ब्लैक रॉक से 800 मिलियन जुटाए। मार्च 2022 में बायजूस को 2022 फीफा विश्व वर्ल्ड कप के आधिकारिक प्रायोजकों में से एक के रूप में नामित किया गया। अब बायजूस की अर्श से फर्श तक की कहानी। बायजूस की तीव्र वृद्धि ने अतः एक तीव्र गिरावट का मार्ग प्रशस्त किया। कोविड महामारी के दौरान तेजी से विस्तार के बाद बायजूस नकदी प्रवाह की समस्याओं में जूझ रहा है और $1.2 बिलियन के कर्जे को लेकर कर्जदारों के साथ विवाद में उलझा हुआ है। कंपनी के तेजी से विस्तार करने के कारण विषाक्त कार्य संस्कृति और कर्मचारियों पर अधिक से अधिक ग्राहक प्राप्त करने के लिए भारी दबाव के आरोप भी लगे। जून 2023 में टेक निवेशक प्रोसेस ने बायजूस के मूल्यांकन पर 75% की कटौती की, जिससे छटनी और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप भी लगे। बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को कर्मचारियों को PF का पैसा नहीं देने के लिए जांच का सामना भी करना पड़ा और विज्ञापन बकाया का भुगतान न करने के कारण गूगल और फेसबुक द्वारा भी निलंबित कर दिया गया। क्या बायजूस एक हार्डवेयर सेल्स कंपनी? बायजूस के राजस्व का और एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसके शैक्षिक सामग्री को होस्ट करने वाले टैबलेट्स, SD कार्ड्स और लैपटॉप जैसे हार्डवेयर की बिक्री से भी आया। तो इससे साफ होता है कि वन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू बायजूस का जो था वो हार्डवेयर सेल्स से आ रहा था। यहां तक कि रिपोर्ट्स की माने तो ये भी नजर आया कि बायजूस का 75% ऑफ रेवजेन या रेवेन्यू जनरेशन हार्डवेयर सेल से हो रहा है। तो वो क्या था जिसकी वजह से अर्श से फर्श तक का सफर बायजूस ने तय किया? जब कोविड महामारी आई तो बायजूस को ऑनलाइन प्रचार करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला और ये मार्केटिंग में पूरा ध्वस्त हो गया। मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच उनके कारोबार में बहुत तेजी से वृद्धि आई। इसने न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी कई एडटेक स्टार्टअप कंपनीज को टेक ओवर किया, क्योंकि इसने तेजी से विस्तार करने की कोशिश की। लेकिन कक्षाएं फिर से शुरू होने के बाद, यानी कि कोविड के खत्म हो जाने और बैक टू नॉर्मल आने के बाद बायजूस के विकास में बहुत धीमा गति पाया गया
और महीनों से चले आ रहे कानूनी विवाद के कारण भी कंपनी की चुनौतियों और भी बढ़ गई, जो केवल तीव्र से और तीव्र होने का संकेत भी दे रही थी। 2019 और 20 और 2020 और 21 के बीच सिर्फ एक साल में इकट्ठा इसका घाटा 2052 करोड़ से बढ़कर 4564 करोड़ रुपए हो गया। आक्रामक एक्सपेंशन की रणनीति और वित्तीय कुप्रबंधन ने भी कंपनी के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख आयोजनों के प्रयोजन और सेलिब्रिटी समर्थन ने इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया, जिससे 2021 में $1.2 बिलियन का लोन डिफॉल्ट हो गया। कंपनी की समय पर वित्तीय रिपोर्ट दाखिल करने की विफलता ने भी इसकी स्थिरता पर सवाल उठाए। बायजूस ने अपने 2021-22 वित्तीय परिणाम दाखिल करने में लगभग एक साल की देरी की, जिससे ऑडिटर डेलॉयट और 3 बोर्ड मेंबर्स को पद छोड़ना पड़ा। इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य प्रायोजिका अधिकारी ने भी नवंबर 2023 में पद छोड़ दिया। नवंबर 2023 तक बायजूस के संस्थापकों को कर्मचारियों के वेतन के लिए ऋण सुरक्षित करने के लिए निजी संपत्तियों को गिरवी तक भी रखना पड़ा। 1 बिलियन का वर्तमान मूल्यांकन अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से भारी गिरावट के संकेत देता है, जो एक समय संपन्न एडटेक दिग्गज के लिए परेशानी भरे दौर का संकेत है। अमेरिका डेलावेयर में एक मुकदमे में दावा किया गया है कि दिवालियापन की कार्रवाई के बीच बायजूस रविंद्रन की कंपनी ने अवैध रूप से अमेरिकी सहयोगियों से लगभग $7 लाख हस्तांतरित किए। ऋणदाता बायजूस द्वारा कथित तौर पे किए जाने वाले $533 मिलियन की वसूली करना चाहते हैं, जिसमें अमेरिका और भारत दोनों में जटिल कानूनी लड़ाई शामिल। बायजूस का रिकवरी और टर्न अराउंड होने के प्लान्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं। बायजूस रविंद्रन ने व्यवसाय को उसकी वित्तीय कठिनाइयों के माध्यम से निर्देशित करने और बदलाव लाने के लिए 3 आयामी दृष्टिकोण लागू किया है। बायजूस के संस्थापक बायजूस रविंद्रन ने कंपनी की वित्तीय स्थिति पर चौंकाने वाली जानकारी दी। एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि समय बहुत मूल्यवान होता है। एडटेक कंपनी बायजूस की कोई नेटवर्थ नहीं है आज की तारीख में। रविंद्रन ने कंपनी के पतन का कारण बताया, जैसे तेजी से विस्तार, निवेशकों की निकासी और अन्य वित्तीय कठिनाइयां, भारी जिम्मेदारियों और चल रही कानूनी लड़ाइयों के अवगत थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बायजूस शिक्षा और नवाचार को प्राथमिकता देना जारी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बायजूस शिक्षा और नवाचार को प्राथमिकता देना जारी रहेगा। बायजूस रविंद्रन की खुली घोषणा से भारतीय तकनीकी जगत में हड़कंप मच गया है कि बायजूस की कुल संपत्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। एक समय की रोमांचक एडटेक दिग्गज कंपनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे भ्रामक विज्ञापन दावे, खराब वित्तीय प्रबंधन और बढ़ते कानूनी विवाद। कई अदालती कार्रवाई लंबित होने और बड़े कर्ज चुकाने के साथ बायजूस की वर्तमान स्थिति अभी भी निर्धारित की जा रही है। कंपनी की भविष्य की दिशा इन मुद्दों को हल करने की क्षमता और निवेशकों का विश्वास वापस जीतने के लिए वैवाहिक योजनाओं को अमल में लाने से निर्धारित हो। पहला, क्योंकि लंबी कानूनी चुनौतियां कंपनी के संचालन और प्रतिष्ठा के लिए गंभीर जोखिमों का संकेत देती है, इसलिए उनका निपटना जरूरी है। इसलिए इन सब मामलों को निपटाना कंपनी की स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक। बायजूस के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वापसी करने की योजना बना तो रहे हैं, लेकिन कितना उस रास्ते पे चल पाएंगे, यानी कि एग्जीक्यूशन लेवल पे कितना ये अचीव कर पाएंगे, ये देखना बाकी है। भविष्य की फंडिंग और विस्तार प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विश्वास बहाल करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार निवेशकों का विश्वास फिर से बनना भी आवश्यक है। एक बार जब विश्वास खो जाता है तो इसे दोबारा हासिल करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी सद्भावना के बिना किसी भी फर्म के लिए फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं होता। तो दोस्तों, आज बायजूस का ड्रामा यहीं खत्म होता है। अगर आपको मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम फिर ऐसे किसी और दिलचस्प कंपनी या कॉर्पोरेट अफेयर को लेके वापस हाजिर होंगे आपके सामने। सुनने के लिए धन्यवाद और हाँ, स्टे सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद।